दोस्तों अभी तक आपने हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य के बारे में जितना भी क्वेश्चन पढ़ा उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका एक है, ठीक है? उत्तराधिकारी के युद्ध का वर्णन कीजिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको अगर आप पूरा अंत तक देखेगा तो आपको कहीं पर भी बोरिंग नहीं लगेगा। पूरा डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे और आपको 100% गारंटी के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चैनल पर नहीं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो उत्तराधिकार का युद्ध। मतलब उत्तराधिकार के लिए युद्ध तो मुगल साम्राज्य में हमेशा से होता ही रहा था। लोग अपने जो बेटा होता है वो अपने बाप को कैद कर लेता है, अपना बाप को मार देता है उत्तराधिकार के लिए, ठीक है, राजा बनने के लिए, सम्राट बनने के लिए। जो बाप है वो अपने बेटे को मार देता है, भाई भाई को मार देता है। इस तरह से बहुत सारे कत्लेआम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मेन यहाँ पर उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है वो होता है शाहजहां के बेटों के बीच में। शाहजहां का 4 बेटा होता है जो उत्तराधिकार बनने के योग्य होता है। पहला होता है दारा शिकोह, दूसरा औरंगजेब, ठीक है, तीसरा शुजा और चौथा मुराद। इसकी एक बेटी भी होती है जहांनारा, ठीक है। तो इन चारों के बीच में ये जो चारों बेटे हैं शाहजहां के, उसके बीच में जो युद्ध हुआ था उत्तराधिकार के लिए, उस चीज को यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ठीक है, समझने आए हैं। तो चैनल पर दोस्तों नया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। 100% गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। और जो हम आपको बता रहे हैं बस उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी कर देना है और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एक बार चेक कर लीजिए। पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कहीं भी आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कि उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में, ठीक है। उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन कीजिए। एक छोटा सा भूमिका लिखा है, उसको पहले समझते हैं। कहा जा रहा है कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। हमेशा क्या होता है, तो उत्तराधिकार के लिए एक निश्चित नियम बनाया जाता है कि जो राज्य का बड़ा बेटा है, मतलब राजा का जो बड़ा बेटा है वही उत्तराधिकार बनेगा, ठीक है, वही अगला शासक बनेगा। लेकिन मुगल साम्राज्य में ऐसा कुछ नहीं था। मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। यूरोप के कई देशों की तरह यहाँ ज्येष्ठ पुत्र को स्वतः उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। मतलब कई सारे जगहों में ऐसा होता है कि जो बड़ा बेटा होता है उसको उत्तराधिकारी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। परिणाम स्वरूप किसी सम्राट की मृत्यु या फिर उसके गंभीर रूप से बीमार होने पर उसके पुत्रों के बीच सिंहासन प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता था। कभी कभी उसके बाप का मृत्यु या फिर सम्राट की मृत्यु के बाद, या फिर अगर उसका बाप जो सम्राट है बीमार हो जाता है तो उसके बाद उत्तराधिकार कौन बनेगा इसके लिए सिंहासन प्राप्त करने के लिए आपस में क्या संघर्ष शुरू हो जाता था। मुगल इतिहास में अनेक उत्तराधिकारी युद्ध हुए, किंतु शाहजहां के पुत्रों के बीच हुआ उत्तराधिकार युद्ध जो 1657 से 1659 तक चला सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, भाई भाई में आपस में लड़ करके सभी भाइयों को मार देता है और औरंगजेब सिर्फ बचता है। इस युद्ध ने न केवल मुगल राजनीति की दिशा बदल दी बल्कि औरंगजेब के शासन का मार्ग भी प्रशस्त किया। सिर्फ औरंगजेब बचता है क्योंकि आपने अगर छावा मूवी देखा है, छावा मूवी में ये खुद बोलता है, जो अक्षय खन्ना होते हैं वो खुद बोलते हैं, वो औरंगजेब का वहां पर रोल निभा रहे हैं। तो बोलते हैं कि ये साम्राज्य हम अपने भाइयों के लाशों पर खड़ा किए, अपने परिवार के लाश पर खड़ा किए। तो वो अपने बाप को मारता है, चाहे वो कैद करके मारा हो, चाहे कैद में रख करके मार भी दिया हो, क्या पता। वो कहा जाता है कि सिर्फ कैद किया था, तो कैद करके मार दिया, अपने भाइयों को मार दिया, ठीक है, सभी को ये मारता गया, तब जाकर के ये सिंहासन प्राप्त किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्तराधिकार के युद्ध की पृष्ठभूमि की, इसका शुरुआत कैसे होता है। 1657 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। जो शाहजहां है वो क्या होता है, बीमार पड़ जाता है, ठीक है। जब वो बीमार पड़ जाता है वो आगरा आ जाता है। उसकी बीमारी का समाचार पूरे साम्राज्य में फैल गया। यह समझा जाने लगा कि सम्राट शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। और ऐसा लोग सोचने लगे कि जो अब शाहजहां है वो कुछ ही क्षणों में मर जाएंगे, फिर कुछ ही दिनों में मर जाएंगे, उसकी मृत्यु बहुत ही जल्द हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, सम्राट के 4 बेटे होते हैं। जो शाहजहां होता है उसका 4 बेटा होता है। शाहजहां के 4 पुत्र थे। पहला था दारा शिकोह, और जो शाहजहां है वो चाहता था कि दारा शिकोह ही क्या बने, अगला सम्राट बने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होशियार लड़का था, बहुत ज्यादा होशियार विद्वान लड़का था। तो सभी लोग चाहते थे कि दारा शिकोह ही क्या बने, सम्राट बने। यह सबसे बड़ा पुत्र था, शाहजहां का प्रिय था और विद्वान भी था। दूसरा था शाह शुजा, बंगाल का ये सूबेदार था, बंगाल में सूबेदारी कर रहा था। तीसरा था औरंगजेब, ये दक्कन का सूबेदार था, ठीक है, दक्कन में सूबेदारी कर रहा था। और चौथा था मुराद बख्श, ये गुजरात का सूबेदार था। इस तरह से सारे लोग क्या सूबेदार थे और सूबेदारी देख रहे थे, अलग अलग राज्यों को देख रहे थे। शाहजहां दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन अन्य राजकुमार भी सिंहासन प्राप्त करने के इच्छुक थे। लेकिन जो और इसके भाई थे वो भी चाहते थे कि सिंहासन हमको मिले। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य गृह युद्ध की आग में झुलसने लगा। और परिणाम ये हुआ कि जो मुगल साम्राज्य है वो गृह युद्ध में उलझ गया, ठीक, गृह युद्ध में आग में झुलसने लगा। मतलब अब आप भाई भाई लड़ने लगे। उत्तराधिकार युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या क्या उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका शुरुआत कैसे हुई, तो आपने देख लिया। अब इसकी घटनाएं कैसे कैसे होती है, कैसे जो औरंगजेब वो शासक बन जाता है। पहला होता है शाह शुजा द्वारा स्वयं को सम्राट घोषित करना। जब पता चलता है कि उसका बाप मरने वाला है तो ये क्या करता है, जो शाह शुजा होता है वो स्वयं को सम्राट घोषित कर लेता है। शाह शुजा की कहा जा रहा है कि शाहजहां की बीमारी का समाचार मिलते ही बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया।
खुद ही किसी से बातचीत नहीं करना, उसने क्या किया, वहीं पर अपना राज्याभिषेक करवा लिया और खुद को सम्राट घोषित कर लिया। उसने अपनी सेना के साथ आगरा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जिससे संघर्ष की शुरुआत हुई। और वो कहा कि अब जा रहे हैं आगरा, और आगरा में जाकर के शासन करेंगे, क्योंकि इसका बाप जो शाहजहां वो भी आगरा में शासन करता था। तो आगरा में आकर के क्या करेगा, वो शासक बनेगा। इस तरह से उसने शुरुआत किया, सम्राट पहले ही बन गया वो। दूसरा था मुराद बख्श। तो मुराद बख्श ने विद्रोह किया। इसका विद्रोह देख लेते हैं। गुजरात के सूबेदार मुराद बख्श ने भी स्वयं को सम्राट घोषित कर लिया। अब इसने भी क्या किया, स्वयं को सम्राट घोषित कर लिया, क्योंकि जब वो कर रहा है तो हम क्यों पीछे रहे। उसने औरंगजेब के साथ समझौता कर लिया। दोनों ने मिलकर दारा सिकों के विरुद्ध अभियान चलाने का निर्णय लिया। और इसने कहा कि पहले दारा सिकों को साफ कर देते हैं दोनों भाई मिल करके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होशियार है और शाहजहां चाहता है कि उसी को उत्तराधिकार दिया जाए। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर कहा कि पहले उसको बड़े भाई को साफ करो, उसके बाद हम लोग सम्राट बनते हैं, देखते हैं क्या होता है। तीसरा जो यहाँ पर काम हुआ वो हुआ बहादुर शाह का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध होता है 1658 में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बहादुरपुर का युद्ध होता है। दारा सिकों की ओर से उसके पुत्र सुलेमान सिको और राजा जय सिंह ने शाह शुजा का सामना किया। ये दोनों मिलकर जो सुलेमान सिको है और राजा जय सिंह दोनों मिलकर के जो शाह शुजा उसका सामना करता है। फरवरी 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाह शुजा पराजित हुआ और बंगाल की ओर भाग गया। जो शाह शुजा था, जो इसका भाई था, वो क्या करता है, हार जाता है और वो भाग जाता है, ठीक है। बंगाल की ओर वो भाग जाता है। दारा सिको के बेटा सुलेमान सिको से वो हारता है और वो भाग जाता है, ठीक है। इससे दारा सिको को प्रारंभिक सफलता मिली। अब जो दारा सिको जीत चुका था और ये तो यहीं पे रह रहा था। चौथा पॉइंट यहाँ पर हम देखें वो है धर्मत का युद्ध। 15 अप्रैल 1658 को धर्मत का युद्ध होता है। औरंगजेब तथा मुराद की संयुक्त सेना का सामना जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह ने किया, जो दारा सिकों की ओर से लड़ रहे थे। ये दारा सिकों की ओर से लड़ रहा था, जिसके कारण जो औरंगजेब था और जो मुराद था उसकी संयुक्त सेना का सामना किसको करना पड़ा, महाराजा जसवंत सिंह को, क्योंकि ये दारा सिकों की ओर से लड़ रहा था। तो इससे इसका युद्ध हो गया। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मत में युद्ध हुआ और इस युद्ध में औरंगजेब विजय हुआ। यह उसकी पहली बड़ी सफलता थी। और जो धर्मत में युद्ध हुआ था उसमें औरंगजेब जीत जाता है, विजय हो जाता है, ठीक है। धर्मत कहाँ पर, उज्जैन के पास ही पाया जाता है। आगे जो यहाँ पर हम लोग परिणाम या फिर घटना देखते हैं वो है सामूगढ़ का युद्ध। फिर हुआ सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को। ये किस कहते हैं, निर्णायक युद्ध था, ठीक है। उत्तराधिकार युद्ध का सबसे निर्णायक युद्ध सामूगढ़ में लड़ा गया। 29 मई 1658 को आगरा के निकट दारा सिकों और औरंगजेब की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। यही जो युद्ध हुआ था यहाँ पर, जब औरंगजेब जीत जाता है, ठीक है, और दारा सिकों को मार दिया जाता है, ठीक है, दारा सिकों को मार दिया जाता है, बाद में इसकी हत्या कर देता है। पहले तो ये हराता है और फिर बाद में इसकी हत्या भी कर देता है। तो वे कहा जा रहा है कि उत्तराधिकार युद्ध का सबसे निर्णायक युद्ध सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। 29 मई 1658 को आगरा के निकट दारा सिकों और औरंगजेब की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। दारा सिकों युद्ध में पराजित हुआ और भाग गया। ये क्या करता है, वहां से भाग जाता है। इस विजय ने औरंगजेब के लिए दिल्ली और आगरा का मार्ग खोल दिया। इतिहासकार इस युद्ध को मुगल इतिहास का निर्णायक मोड़ मानते हैं। ऐसा नहीं कि ये भाग गया तो उसको छोड़ दिया, बाद में इसको मारा भी था, ठीक है। और फिर क्या करता है, शाहजहां को कैद कर लेता है। शाहजहां की विजय के बाद और कहा जा रहा है कि सामूगढ़ की विजय के बाद औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम लगभग 8 वर्ष कैद में बिताए और 1666 में उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसको मारा नहीं जाता, बल्कि उसको क्या तो वहीं पर रख रख के वो मर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मुराद बख्श का हम लोग अंत देख लेते हैं। मुराद बख्श का अंत हम लोग देख लेते हैं। सिंहासन प्राप्त करने के बाद औरंगजेब ने मुराद बख्श को भी अपने मार्ग से हटा दिया। उसे बंदी बना लिया गया और बाद में 1661 में मृत्युदंड दे दिया गया। तो मुराद बख्श को भी इससे क्या मृत्युदंड दे दिया। और 1659 में औरंगजेब क्या करता है, जो इसका भाई होता है दारा सिको, ठीक है, उसकी भी हत्या करा देता है, ठीक है। किस तरह से उसकी भी हत्या वो करा देता है। अगला जो घटना हम लोग देखते हैं वो है खजुआ का युद्ध 5 फरवरी 1659 को। कहा कि शाह शुजा ने पुनः सिंहासन प्राप्त करने का प्रयास किया। अभी इसका एक भाई बचा है शाह शुजा, तो इसने क्या किया, फिर से सिंहासन प्राप्त करने का प्रयास किया। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को खजुआ के युद्ध में औरंगजेब ने शाह शुजा को पराजित कर दिया। इसके बाद शाह शुजा अराकान जो वर्तमान म्यांमार क्षेत्र में है वहां की ओर वो भाग गया, जहां उसका अंत हो गया। वहीं पर क्या, तो वो मारा गया, ठीक है, वहीं पर उसका अंत हो गया। तो इस तरह से इसने अपने तीनों भाइयों को मार दिया, अपने बाप को भी मार दिया और औरंगजेब क्या शासक बन जाता है। फिर होता है देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में। दारा सिकों ने एक बार फिर संघर्ष करने का प्रयास किया। हम आपको बताया कि 1659 में अपने भाई दारा सिकों को भी मार देता है। पहले तो ये पराजित होकर के 1658 में भाग जाता है, लेकिन इसको खोज के मारता है। दारा सिकों ने एक बार फिर से संघर्ष करना प्रयास किया
1669 में देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने उसे पुनः पराजित कर दिया। दारा सिंह को बाद में गिरफ्तार कर दिल्ली में लाया गया और उसकी हत्या कर दी गई, उसको बाद में मार देता है। ठीक है, पहले उसको हराता है फिर उसको बाद में मार देता है। इस तरह से जो औरंगजेब है वो शासक बनता है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि उत्तराधिकार युद्ध के क्या परिणाम रहे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपको कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो उत्तराधिकार का युद्ध का परिणाम क्या रहा। पहला जो परिणाम वो देखने को मिलता है वो औरंगजेब का सम्राट बनना। जब अपने भाई को मार दिया, अपने बाप को मार दिया, तो सम्राट कौन बना, औरंगजेब बना। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सम्राट बना। 1658 में उसने आलमगीर की उपाधि धारण की। इसलिए आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जहांगीर को आलमगीर भी कहा जाता है, मतलब औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है, इसको और औरंगजेब भी कहा जाता है। ठीक है, शाही दरवेश भी इसको कहा जाता है, तो कई सारे इसके नाम है। ये जो आलमगीर ये उपाधि जो इसने खुद ही लिया था। दूसरा इसका परिणाम देखने को मिलता है वो है शाहजहां का राजनीतिक अंत। शाहजहां तो मर गया, उसका राजनीतिक अंत। शाहजहां को कैद कर दिया गया और उसकी राजनीतिक भूमिका समाप्त कर दी गई, वो तो मर गया। दारा सिकोह की मृत्यु हो जाती है। दारा सिकोह की पराजय के साथ मुगल राजनीति में उदार और समन्वयवादी विचारधारा को बड़ा आघात पहुंचा, क्योंकि दारा सिकोह क्या है, तो जिस तरह से अकबर चलता था उसी राह पर दारा सिकोह भी चलता था, लेकिन ये सब चीज जो औरंगजेब उसको पसंद नहीं था। चौथा जो पर हम लोग इसका परिणाम देखते हुए साम्राज्य की शक्ति को हानि हुआ। लगातार युद्धों के कारण अपार धन और सैनिक शक्ति नष्ट हुई। इससे मुगल साम्राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति प्रभावित हुई। पांचों जहां पर परिणाम देखे हुए औरंगजेब की नीतियों का मार्ग प्रशस्त हुआ। औरंगजेब की जो भी नीति उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। औरंगजेब के सम्राट बनने के बाद मुगल शासन की दिशा बदल गई। अब यह क्या अलग तरीके से शासन करता है। उसने धार्मिक रूढ़िवादिता और दक्कन विस्तार की नीति अपनाई, जिसका आगे चलकर साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये चीज हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं। ठीक है, आगे कुछ हम लोग महत्व देख लेते हैं उत्तराधिकार युद्ध के महत्व। उत्तराधिकार के युद्ध के महत्व, यह मुगल इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण गृह युद्ध था। चारों भाई क्या करते आपस में लड़ते और औरंगजेब सभी को मार देता, अपने बाप सहित सब तीन भाइयों को मार के खुद क्या करता है, सम्राट बन जाता है। इसने औरंगजेब को सत्ता तक पहुंचाया। दारा सिकोह जैसी उदारवादी विचारधारा का अंत हुआ। दारा सिकोह एक अच्छा व्यक्ति था, ठीक है, उदार व्यक्ति था, विद्वान था, शासन चलाना जानता था, लेकिन उसको क्या क्या औरंगजेब ने मार दिया। मुगल राजनीति में धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रभाव बढ़ा। साम्राज्य की भावी समस्याओं की नींव इस युद्ध में पड़ी। ये कुछ इसके महत्व में एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। निष्कर्ष हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 1657 से 59 ईस्वी का उत्तराधिकार युद्ध मुगल इतिहास की एक निर्णायक घटना थी। शाहजहां की बीमारी के बाद उसके चारों पुत्रों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ, जिससे जिसमें अंततः औरंगजेब विजय हुआ। धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और देवराई जैसे युद्धों ने मुगल राजनीति की दिशा बदल दी। यद्यपि इस युद्ध ने औरंगजेब को सिंहासन दिलाया, लेकिन इसके कारण साम्राज्य की शक्ति को भी क्षति पहुंची। इसलिए उत्तराधिकार युद्ध को मुगल इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी या फिर दूरगामी प्रभाव वाली घटनाओं में गिना जाता है। जो औरंगजेब वो भी एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन वो क्योंकि आखिर एक ना एक दिन तो सभी को मरना ही है, तो जो औरंगजेब के बाद जो भी शासक आया वो उतना प्रभावशाली नहीं था कि वो उस शासन को फिर से खड़ा कर सकता था। ठीक है, जिसके कारण जो मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे विघटन होता चला गया, खत्म होता गया और ये अंत में खत्म हो गया, पतन हो गया इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पर तो सुने तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम बार बार बोलते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। एक छोटा सा काम आपको मेरे तरफ से करना है, वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, जाके एक बार देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में उस लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।